हेलो गाइस, वेलकम टू ईथर अ न्यू स्टडी सर्किल। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है ISRO ICRB रिक्रूटमेंट 2020-23 इंटरव्यू टिप्स। अब देखिए, अभी रिसेंटली इसका रिजल्ट आया है इस एग्जामिनेशन का, तो जिन्होंने क्लियर कर लिया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिन्होंने नहीं क्लियर करा है वो ज़्यादा परेशान ना हो, मौका मिलता रहेगा आपको, ठीक है। अब बात ये आती है कि जब भी ऐसा कोई रिजल्ट आता है तो हम लोग बहुत परेशान होते हैं कि अरे कैसे पढ़ना है, 1-2 महीने का टाइम है इंटरव्यू के बीच में, क्या क्या तैयार करें, कोरा पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। देखो, यहाँ पर हम वो पॉइंट कुछ डिस्कस करेंगे जो मुझे लगता है कि इंटरव्यू से पहले मुझे पता होते तो मेरा इंटरव्यू और अच्छा जाता। देखो, इंटरव्यू की टिप्स कुछ नहीं होती, जो बहुत सी बेसिक चीज़ हैं वो आपको हर वीडियो में आप देखोगे तो हज़ारों वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, गूगल पे बहुत से ब्लॉग्स मिल जाएंगे, उसमें बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे और कुछ एडिशनल पॉइंट डिस्कस करेंगे जो मुझे लगता है शायद डिस्कस नहीं करे जाते। तो क्या है, सबसे पहले तो हम लोग स्टेप्स को देख लेते हैं जो हमको फॉलो करनी है। बेसिक एटिकेट्स, ये बेसिक एटिकेट्स का मतलब है ये वो नॉलेज है जो सबको पता होता है कि हमें पहनावा सही रखना है अपना, वहाँ जो पहन के जा रहे हैं कपड़े वो सही होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यू होने चाहिए, कि फॉर्मल ड्रेस है आपकी, वाइट और ब्लैक शूज़ हैं, जैसे भी आपके पास हो, टाई होनी चाहिए, वो सब डिस्कस करेंगे। प्रीवियस जॉब और हायर डिग्री, एमटेक है, PhD है, इसका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि आपको ये लगता है कि बीटेक मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो वो सिर्फ बीटेक पूछने वाले हैं, ऐसा नहीं। अगर एमटेक PhD आप कर रखे हो तो उससे हो सकता है वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, तो जो भी आपका थीसिस और प्रोजेक्ट है उसको अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक है। इंजीनियरिंग नॉलेज, अब ऑब्वियस सी बात है, टेक्निकल इंटरव्यू है साइंटिस्ट इंजीनियर पोस्ट के लिए, तो वो तो पूछने ही वाले हैं। जिस भी ब्रांच के आप हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, या जिस भी ब्रांच के हो, उसका डिसेंट नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आपसे ऐसे क्वेश्चन करने लगेंगे कि आप आंसर ही ना कर पाओ। उनको भी पता है कि आप एक फ्रेशर हो या जॉब एक्सपीरियंस है भी तो उस फील्ड में नहीं है, तो इतना आप मत टेंशन लो, आराम से बढ़िया से तैयारी करके जाओ। इसरो एंड अदर स्पेस एजेंसीज बेसिक नॉलेज, कभी कभी क्या होता है, मैंने देखा है वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। जैसे वो पूछ लेंगे कि रिसेंट मिशन इसरो का क्या था। अब होता क्या है कि हम तैयारी तो पूरे टाइम करते रहते हैं, कि जैसे मान लो अपने जो सब्जेक्ट है, मैकेनिकल है तो सोम टोम ये पढ़ते रहते हैं, सिविल वाले अपने सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, ये सोचते ही नहीं कि वो इस क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चंद्रयान 3 में कितने पेलोड थे, क्या क्या काम था उनका, कभी कभी वो ये सब पूछ लेते हैं। तो एक बेसिक नॉलेज, भाई ये तो बेसिक चीज़ है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप इंटरव्यू देने जा रहे हो वो क्या काम करती है, तो इतना तो बेसिक पता होना चाहिए। वो तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और सिर्फ इसरो नहीं, नासा के में रिसेंट मिशन क्या थे, ULA यूरोपियन स्पेस एजेंसीज, ये सब थोड़ा देख लेना। कई बार तो मैंने देखा है कि नासा का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, वो नहीं बता पाते हैं, वो सब पढ़ के जाना थोड़ा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, बेसिक एटिकेट्स। बेसिक एटिकेट्स में क्या है कि सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं, फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, शूज़ आपके प्रॉपर होने चाहिए, टाई होनी चाहिए, ये सब बेसिक इंटरव्यू की जो एक एटिकेट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। ड्रेस वेल, फॉर्मल क्लोथ्स एंड शूज़। दूसरा पॉइंट क्या है, डोंट बी नर्वस एनी हाउ दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप नर्वस हो गए, आप घबरा गए, तो जो आपको आता होगा आप वो भी गलत हो सकता है, आंसर दे के चले। और कई बार मैंने देखा है कि इंटरव्यू रूम से निकलने के बाद बंदा सोचता है अरे यार इसका आंसर तो मुझे पता था, मैं डर के मारे नहीं बता पाया। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल शांत रहो। कौन सा आपके पास अभी वो जॉब है ही जो छिनने के चांसेस है। अगर आप निडर होकर आंसर दोगे तो हो सकता है कि आपका आंसर और थोड़ा कॉन्फिडेंस में और अच्छा लगे, ठीक है। ये होता है, आप डर के आंसर दोगे तो आप जो सही बोल रहे होगे वो भी आपको गलत लगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंस द एटमॉस्फेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे है कि कभी कभी मैं खुद बहुत से इंटरव्यू में गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछा, पहला क्वेश्चन पूछा, आपने कुछ आंसर दिया, रिप्लाई दिया, और वो उस आंसर से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो हो सकता है दोबारा पूछें कि आर यू श्योर या कैन यू एलेबोरेट। तो उस वक्त अगर आपने एलेबोरेट करा और उन्होंने कह दिया हाँ हाँ नाउ, अब दूसरा क्वेश्चन पूछा, वो सेटिस्फाई होगा, तो कहने का मतलब ये उसी वक्त आपको इंटरव्यू में 2-3 मिनट में अपने आप को अडाप्ट कर लेना चाहिए कि वो जिस तरीके का आंसर सुनना चाह रहे हैं, नेक्स्ट टाइम वो जो दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे आपको वैसे ही आंसर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप मान लो पूछा कुछ उन्होंने, और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन इंटरव्यूज़ में अगर आता हो आंसर तभी बोलना चालू करना, कुछ भी मत बड़बड़ाने लगना, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड ब्रिलियंट लोग हैं, ठीक है।
मे बी दे आर हैविंग 20-30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो तुम उनको ब्लफ नहीं कर सकते। ये चीज़ ध्यान में रखना। मेक आई कॉन्टैक्ट बट डोंट स्टेयर। देखो ये मैं कई बार देखा हूँ कि बोला जाता है कि आई कांटेक्ट बनाना है। आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप उनको घूर के चले हो, ठीक है, किसी एक बंदे को पकड़ लो घूर लो, ऐसा नहीं होता। आप आई कांटेक्ट बनाओ और सबसे प्रॉपर बनाओ। ऐसा नहीं कि किसी एक ही बंदे से आई कांटेक्ट बनाए हो। मान लो 5 इंटरव्यूअर बैठे हैं, 6 इंटरव्यूअर बैठे हैं, तो सबसे आई कांटेक्ट बनाओ। अच्छा एक मिथ इसमें और है, लोग कहते हैं 20 लोग बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं, 25 लोग बैठ के ऐसा नहीं होता है। 5 होंगे, 6 होंगे, जैसा भी पैनल जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से होते हैं, ठीक है। सिट प्रॉपरली, ये सब तो पता है जाके, ऐसा तो है नहीं कि तुम नीचे बैठ जाओगे, ये सब आपको पता है। मैंने बस एक प्रोसेस फॉलो करा इसलिए मैंने लिख दिया, और कुछ बेसिक्स और है वो मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक। ये तो थी जनरल बातें जो आपको सब बता देंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्या करते हैं, प्रीवियस जॉब और हायर डिग्री। सेकेंड स्टेप जो है, अगर आपके पास कोई प्रीवियस जॉब है और खासकर जॉब ऐसा है जो आप ही की फील्ड का है, मान लो आप मैकेनिकल से बीटेक हो और आप किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो वो पक्की बात है कि वो क्वेश्चन आपसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में 1-2 पूछेंगे ही पूछेंगे। जिस भी मान लो आप असेंबली लाइन पे काम कर रहे हो, आपका काम पूरा टेक्निकल है, तो पक्की बात है 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको अपनी जॉब का नॉलेज होना चाहिए, और खासकर अगर जॉब डायरेक्टली किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे मान लो ऑटोमोबाइल है तो हम लोगों के मैकेनिकल में इंटरनल कंबशन इंजन होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट चलता है, तो उसके कुछ बेसिक मैकेनिज्म, व्हील बेस क्या होता है, स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म क्या होता है, ये सब पता करके ये सब पढ़ के जाना। ये तो तुम्हारे बीटेक में ही था, लेकिन क्योंकि अब आपकी जॉब भी उस फील्ड में और तब भी आप नहीं बता पाओगे, तो बात समझ रहे हो, एक गलत इंपैक्ट पड़ेगा। ये एक पहला पॉइंट। अब प्रीवियस जॉब है, एमटेक है या पीएचडी, वो तो आप पढ़ के जा ही रहो। एक बात इसमें ध्यान रखनी, खासकर उन बंदों के लिए बात है, मान लो आप अभी इसरो में काम कर रहे हो, अब आप कहोगे कि इसरो में काम कैसे कर रहे हो, तो फिर अप्लाई क्यों करा। देखो कुछ जूनियर पोस्ट होती हैं, उनके कैंडिडेट्स को भी मैंने देखा है इन एग्ज़ाम्स को लिखते हो। मान लो कोई टेक्निकल असिस्टेंट है, तो उनके लिए मेरी एक पर्टिकुलर एडवाइस है कि अगर आपको इसरो में 2 या 3 साल हुए, 1 साल, इवन 6 महीने भी हुए, तो जिस भी सेक्शन में आप इसरो में काम कर रहे हो उसका पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए कि आपने करा क्या। देखो जनरली आप किसी और फील्ड से आओगे, किसी और सेक्टर से आओगे, तो हो सकता है आपके इंटरव्यू में 20% क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे जाए, लेकिन आप काम ही इसरो में कर रहे हो, बस किसी जूनियर पोस्ट पे थे, आप हायर पोस्ट पे जाने के लिए आपने एग्जाम लिख रखा है, तो आपसे मान के चलो वो क्वेश्चन 80% वही पूछने वाले हैं जो आपने काम करा है। तो ये मेरी एडवाइस भी है और रिक्वेस्ट भी है कि उसके बारे में पक्का पढ़ के जाना, ठीक है। जैसे कोई इंटीग्रेशन फैसिलिटी में काम कर रहा है तो क्या क्या होता है ये सब भैया देख लेना अपने हिसाब, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। प्रिपेयर योर एमटेक पीएचडी थीसिस वेल, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। नेवर गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन अनलेस और अनटिल आस्क्ड। ये ऐसा एक पॉइंट है ना जो मुझे लगता है हर एक इंटरव्यू में वैलिड होगा। क्यों होगा, इसका एक कारण है। कारण ये है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे उन्होंने 1-2 क्वेश्चंस पूछे आपसे और आप आंसर दे लगे, तो जनरली क्या होता है, कैंडिडेट्स ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको लगता है अरे वाह मैं तो आंसर दे दिया, अब तो मैं एकदम फोड़ दूंगा, एकदम आग लगा दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें होगा क्या कि तुम कुछ चीज़ें एडिशनल बता ले जाओगे जो तुमको बैकफायर कर जाएंगी। जैसे उन्होंने मान लो तुमसे कोई एक डेफिनेशन पूछ ली और तुमको वो टॉपिक बहुत अच्छा आता है, तुमने वो डेफिनेशन बताई और साथ में 1-2 लाइन और चिपका दी जो बताने की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने पूछा भी नहीं था। अब होगा क्या, वो उसी को पकड़ के तुमसे डिटेल में पूछने लगेंगे, और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो उस लेवल तक जानते हैं कि वो तुमको फंसा देंगे। तो जब तक पूछा ना जाए अपने आप कोई इन्फॉर्मेशन मत देना, ये हर एक इंटरव्यू में काम आएगा आपके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैं सोचता था काश कोई मुझसे बता देता, क्योंकि मैं ऐसी 1-2 गलतियां कर चुका हूँ 1-2 इंटरव्यू में। ज़्यादा खुश हो गया कि अरे वाह ये तो मुझे आता है, ये तो मैं बता ले जाऊँगा, फिर मैं ज़्यादा बता दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। इंजीनियरिंग नॉलेज पर आ जाते हैं। तीसरा जो स्टेप था कि भाई जिस भी ब्रांच के हो आप, पहली बात तो मिनिमम 4 सब्जेक्ट उसके तैयार करके जाना। जैसे वो पूछते हैं जनरली, तो यही देखा गया है ट्रेंड कि वो आपसे पूछते हैं कि कोई 3 या 4 सब्जेक्ट आप बताओ जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हो। तो मैकेनिकल वाले तो जनरली मैं देखा हूँ HMT, सोम, थर्मोडायनेमिक्स, टोम, या सिविल वाले जो भी आप अपना फ्लूइड मशीनरी या जो भी आप बता रहे हो, ठीक है, कॉन्क्रीट होता है आपका, मुझे जितना ध्यान आ रहा है, जो भी आप 4 सब्जेक्ट बता रहे हो, पहली चीज़ तो ये होती है कि वो रिलेवेंट सब्जेक्ट होने चाहिए। अब ऐसा मत कह देना जाके कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी मेरा बात समझ रहे हो, वो आपकी फील्ड से रिलेवेंट सब्जेक्ट होने चाहिए। प्लस उनका नॉलेज ऐसा होना चाहिए कि आपसे बेसिक चीज़ें जो पूछे वो तो आप बता ही ले जाओ,
प्लस कुछ चीज़ें वो एडवांस भी पूछ सकते हैं। हो सकता है आपसे कुछ कह दें डिराइव करो, ये करते हैं वो लोग, बोर्ड रखा होता है तो आपसे पूछ लेंगे कि ये इक्वेशन डिराइव करो या ऐसा कुछ करो। तो इतना नॉलेज होना चाहिए। और भाई ऑब्वियस सी बात है, आपने एग्ज़ाम क्लियर करा है तो उतना नॉलेज होगा। जनरली क्या होता है, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, अगर आपने कभी भी इंटरव्यू किसी भी फील्ड में दिया है कि अगर मुझे 1 महीने का टाइम मिला है, 1 मंथ का टाइम मिला है और मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं इंटरव्यू में जाता हूँ, जैसे ही बाहर निकलता हूँ मैं सोचता हूँ अरे यार इतना पढ़ा मैंने लेकिन उससे रिलेटेड तो कुछ पूछा ही नहीं, इन्होंने तो कुछ और पूछ लिया। और उसमें हो सकता है आप कभी सेलेक्ट भी हो गए हो। पता है ऐसा क्यों होता है? हम एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू की तैयारी क्यों करते हैं? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो कहोगे सर करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। नहीं, इसका एक बहुत साइकोलॉजिकल आंसर है। साइकोलॉजिकल आंसर ये है कि आप बस कॉन्फिडेंस अपने अपने अंदर लाना चाहते हो कि भाई हमसे जब पूछा जाएगा तो मेरा तैयार होगा तो मैं आंसर दे दूंगा। देखो प्रिपरेशन आपकी अभी भी है क्योंकि आपने एग्जाम क्लियर करा है, लेकिन उस 1 महीने में जो आप पढ़ते हो आपको ये लगता है कि आपका नॉलेज और बढ़ गया है। ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा बड़ा कुछ नहीं है, वो उतना ही है, बस आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लें जो आपने बिल्कुल ना पढ़े हो, तब भी आप आंसर दे ले जाओगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर एट द एंड ऑफ इंटरव्यू आपको ये लगे अरे काश ये पढ़ लेता, ये नहीं पढ़ा, तो आप डर के अंदर चले गए, आप डर गए कि अरे मैंने ये तो तैयार ही नहीं करा, अब ये पूछेगा मुझसे तो कैसे आंसर दूंगा। इसका तो बिल्कुल डर ही मत रखना। वो हो सकता है पूछे ही ना वो चीज़, और पूछेगा भी तो आप आंसर दे ले जाओगे, 1-2 आंसर तो दे ही ले जाओगे। ठीक है, तो ये एक पहला पॉइंट क्या है, प्रिपेयर मिनिमम 4 सब्जेक्ट्स ऑफ योर इंजीनियरिंग ट्रेड वेरी थरली। सब्जेक्ट शुड बी रेलेवेंट बेस्ड ऑन योर इंजीनियरिंग ट्रेड, ये तो मैंने बता ही दिया। अब एक पॉइंट और है, अगर 4 सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हो तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने कसम खा रखी कि भाई तुमसे 4 सब्जेक्ट पूछे थे और मैंने आंसर 5वें से पूछ लिया और तुम कह दो कि मैं आप पर केस कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है। तुम बीटेक से आए हो तो ऑब्वियस सी बात है तुमको सारे सब्जेक्ट का नॉलेज कुछ कुछ होना चाहिए। तो वो हो सकता है कि इनसे अलग क्वेश्चन भी पूछें, और हो सकता नहीं, होता ही होता है, मे बी 50-60% वो क्वेश्चंस पूछें जो तुमसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछे थे और बाकी क्वेश्चन वो अलग पूछेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों बच्चों ध्यान में रखो कि वो क्वेश्चन कभी कभी उन सब्जेक्ट से ज़रूर पूछते हैं जो बहुत कॉमन है, वो मैं अभी बता दूंगा मैकेनिकल के लिए। बाकी ब्रांच वाले आप अपना भी 1-2 सब्जेक्ट जो बहुत कॉमन है, मतलब उनसे क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं, वो ज़रूर तैयार कर लेना। जैसे मैकेनिकल में बताता हूँ आपको, मटेरियल साइंस है, इसके क्वेश्चन वो पूछ लेंगे कि स्टेनलेस स्टील क्या होती है, मार टेम्परिंग क्या होती है, क्वेंचिंग क्या होती है, ये सब पूछ लेंगे। आयरन कार्बन डायग्राम में कुछ ना कुछ पूछ लेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग ये स्पेशली तैयार करके जाना, कुछ कुछ चीज़ें वो प्रोजेक्शन पूछ लेंगे, या कह देंगे शीट मेटल में कुछ ऑब्जेक्ट बना के दिखाओ, मतलब बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखाओ कि ऐसा कैसे होगा। कोनिक्स पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये सब ध्यान के। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। वाइब्रेशन से क्वेश्चन पूछ लेंगे, पक्की बात है। मैकेनिकल वालों ध्यान से सुन लो, वाइब्रेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वाइब्रेशन, मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन तीनों को थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाना। ठीक है, और बाकी ब्रांच वालों मुझे पता नहीं है आपके कौन से बहुत से बेसिक सब्जेक्ट हैं, आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। ठीक, apart from these 4 subjects you should have basic idea of other important subjects of your field. They may ask questions other than your favorite subject, ये तो मैंने बता ही दिया। Sometimes throughout the interview they are not going to ask you a single question from your favorite subject. अब ये भी कई बार जो है कॉमेडी हो जाती है कि आपसे पूछ तो लेंगे फेवरेट सब्जेक्ट, 1-2 क्वेश्चन भी पूछेंगे, लेकिन उसके बाद मान लो वो मटेरियल साइंस में घुस गया और आपने बोला नहीं है कि मटेरियल साइंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, हो सकता है पूरा इंटरव्यू उसी पे चला जाए। तो ये भी, इसके लिए भी प्रिपेयर होना। ऐसा नहीं है कि आप 4 सब्जेक्ट बिल्कुल रिजिड होकर जा रहे हो, और डरना भी मत, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम तैयारी कर लेना, इतना टेंशन लेने की बात नहीं। डोंट ट्राई टू ब्लफ देम, इफ यू डोंट नो आंसर सिंपली से नो। बहुत सही पॉइंट है। देखो वो उस फील्ड में 30 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, तो उनको ब्लफ कर पाना बहुत मुश्किल। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है जिसका आंसर नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, सिंपली नो कह दो। मान लो थोड़ा बहुत पता है तो आप आंसर देना, और वो कह दें अगर कि नो दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, तो सिंपली सॉरी बोल देना। ये मत करना कि तुम उधर उधर की कहानी बताने लगो, ठीक है, ये बिल्कुल मत करना। ट्राई टू शो योर नॉलेज इन द क्वेश्चंस बट डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, इट विल बैकफायर। ये पॉइंट मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जैसे आपसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि लेट सपोज मैं अपने में कह दूँ कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बताओ या लिखो, इक्वेशन लिखो।
अब आप वो इक्वेशन लिखने लगे और आपको अच्छे से पता है तो आप बता कर लिखो, ये नहीं कि बस सिर्फ लिख रहे हैं। आपने बताया सर लेट्स अज्यूम द वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन इज दिस 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 डेंसिटी इज दिस, देन वी विल राइट द इक्वेशन। ऐसे आप अच्छे से प्रेजेंट करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा बता ले जाओ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, और ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करो क्योंकि वो टॉपिक आपको आता है। क्योंकि ऐसा करोगे तो डेफिनेटली वो बैकफायर करेगा, वो ऐसे क्वेश्चन पूछने लगेंगे जो तुम शायद ही आंसर दे पाओ। लास्ट पॉइंट क्या है, इफ टोल्ड टू डिराइव और एक्सप्लेन ऑन द बोर्ड ट्राई टू बी मोर इलस्ट्रियस, टेल ऑल द assumptions, स्टेप्स, कंक्लूजन, बट अगेन डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। फिर मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी वो डेरिवेशंस भी करवाने लगते हैं बोर्ड पर कि ये डिराइव करके दिखाओ, हीट इक्वेशन लिख के दिखाओ, या कह देंगे कि बेंडिंग इक्वेशन डिराइव करके दिखाओ। तो उसमें जो जो एजम्पशन होते हैं अगर वो बताओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप कोई चीज़ डिराइव कर रहे हो, प्रूफ कर रहे हो, तो उसके कुछ एजम्पशंस भी होते हैं, कुछ आप चीज़ें एज्यूम करते हो, कुछ कंक्लूजन निकलते हो, वो सब बताओ। लेकिन उसमें ज़्यादा मत बताने लग, जैसे आप किताब में पढ़ते हो जो जो चीज़ें पढ़ी बस उतना ही बताओ। अब तुम बताने लगो कि अरे ये ऐसे होता है तो ऐसे करा जाता है, ये कभी मत करना। और डिराइव करते वक्त वो बहुत सी चीज़ें तुमसे बीच में भी पूछेंगे कि ये बताओ ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, तो उसमें आप अच्छे से आंसर दो। यहाँ यही कहने का मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पर जो है राइटर बन जाओ बुक के और डिटेल में समझाने लगो, ठीक है। ये पॉइंट्स आप ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अरे ये सब आपको पता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ 2-3 पॉइंट ऐसे बताए हैं जो मुझे ध्यान में नहीं थे और मैंने गलतियाँ कर दी थी पहले। अब तो खैर काम ही कर रहा हूँ वहाँ पर। इसरो एंड अदर स्पेस एजेंसीज बेसिक नॉलेज, ये जैसे कि मैंने बोला था कि क्या नॉलेज होना चाहिए, हैविंग बेसिक नॉलेज अबाउट ISRO एंड अदर मेजर स्पेस एजेंसीज, जैसे कि नासा है, स्पेस एक्स है, ESA है, JAXA है, CNSA है, ये सब। जैसे कभी कभी वो ये भी पूछ लेते हैं अगर टाइम होता है, ऐसा नहीं को सबसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, टाइम होता है तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई जापानीज स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, या चाइना की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। कभी कभी बहुत बेसिक, नासा का फुल फॉर्म बताओ, ये तक की पूछा हुआ है। लेटेस्ट मिशंस ऑफ इसरो, ऑब्वियस सी बात है लास्ट ईयर के आपको ध्यान होगा 2 बहुत बड़े मिशन इसरो ने करे थे, चंद्रयान 3 और आदित्य L1। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ये उनको भी पता है, बाहर से आ रहे हो, सब कुछ तो नहीं पता होगा, सब कुछ तो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन आपको पेलोड क्या थे उसके, क्या काम था उसका, क्यों भेजा गया था, थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। किस व्हीकल में भेजा गया था, अब यही पूछ लें कि चंद्रयान 3 किस व्हीकल में भेजा गया था, PSLV में भेजा गया था, GSLV में भेजा गया था, LVM-3 में भेजा गया था, ये सब पता होना चाहिए। मेजर मिशन जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लिखा है, चंद्रयान 3, आदित्य L1, देयर मिशन ऑब्जेक्टिव्स एंड पेलोड्स, ठीक है, ये सब पढ़ लेना। आपको गूगल पे मिल जाएगा या इसरो की वेबसाइट पे आप जाओगे सब मिल जाएगा। मेन लॉन्च व्हीकल इसरो के कौन कौन से हैं, जो मेजर लॉन्च व्हीकल जो अभी इसरो यूज़ कर रहा है वो कौन कौन से हैं ये देख लेना। सैटेलाइट सिस्टम कैसे वर्क, अच्छा हाँ मैंने ये भी देखा है कि कभी कभी वो क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन कर देते हैं जो कि आपकी फील्ड से भी रिलेटेड नहीं है। जैसे कि मान लो आपसे पूछ लेंगे कि GPS का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, अब जिनको पता होगा वो बोल देंगे ट्रायंगुलाइजेशन पे बेस्ड होता है, 3 सैटेलाइट मिनिमम चाहिए होती है, ये सब बता देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप पता जरूर करके जाना, थोड़ा बहुत ऑर्बिट्स के बारे में भी पता कर लेना कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट क्या है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होती है, GTO क्या होती है, ये सब आपको सब मिल जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। थोड़ा बहुत बेसिक, ज़्यादा देखो 95% इसरो के इंटरव्यू में वो अपनी टेक्निकल फील्ड से ही चीज़ें पूछेंगे। इन क्वेश्चंस पे वो बहुत रेयर केस में आते हैं, लेकिन आ जाएंगे और नहीं दे पाओगे आंसर तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं भी दे पाओगे तो कोई बात नहीं, आप सॉरी बोल के जा भी सकते हो। अगर टेक्निकल आपका 95% अच्छा हो गया तो ये नहीं भी बता पाओगे तो कोई मेजर इशू नहीं है। एनी हाउ अगर सेलेक्ट हो गए तो काम तो इसी फील्ड में करना। डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग, जस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आपको बहुत कुछ प्रिपेयर करना है, इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये पॉइंट और मुझे एक मैं भूल रहा था बताना था कि इंटरव्यू से कुछ दिन पहले अगर कोई लेटेस्ट न्यूज़ आई हो इसरो से या नासा से, उसको ज़रूर देख लेना, हो सकता है वो पूछ बैठे हैं आपसे, ठीक है। तो देखो मैंने बहुत कुछ बता दिया, इससे ज़्यादा बच्चों आपको जानने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप इससे ज़्यादा जानना चाह रहे हो तो फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं सच बता रहा हूँ। 1-1.5 महीने का टाइम है आपके पास,
अब आप इससे ज़्यादा टाइम अगर वेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आप इसरो के इंटरव्यू के लिए ज़्यादा कमिटेड नहीं हो, आप पता नहीं कौन सी बुद्धि लगा रहे हो। ये सब मत करना। ये वीडियो हिंदी में आया है, मैं इंग्लिश में भी रिलीज़ कर दूंगा। हो सकता है कुछ साउथ स्टेट्स के हमारे भाई बहनों उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं इंग्लिश में भी रिलीज़ कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये लाइन लिखी है मैंने, बहुत आपके लिए बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट लिखा है कि इफ़ यू आर सेलेक्टेड इट्स गुड, इफ़ नॉट इट्स वेरी गुड, गॉड हैज़ सम बेटर प्लान्स फॉर यू। कह दोगे ये तो दिलासा देने के लिए आप बोल रहे हो, नहीं सेलेक्ट हुए तो क्या है बेटर प्लान। ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, हो सकता है आप उनके लिए बने हो। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो, कॉन्फिडेंट रहो, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक पॉइंट, कितनों का होगा? 160 163 जितनी भी सीट्स हैं उतनों का ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, बुलाया जाएगा 1:15 या 20 के रेशियो में बुला रहे हैं, तो सबका तो नहीं होगा। ये आप अभी से मान के बैठो कि मेरा नहीं होता है तो मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है, मेरा नहीं हुआ क्योंकि हो सकता है कुछ कमी रह गई हो, या वो 160 जो सेलेक्ट हुए आपसे ज़्यादा थोड़ा उन्होंने रिप्लाई दे दिया हो, ठीक है। ये सब टेंशन नहीं लेना है, चलता रहेगा ये सब। और लास्ट में एक चीज़ और, अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि अभी तक इस चैनल पर सिर्फ फिज़िक्स के वीडियो आते रहे। हाँ, फिज़िक्स से याद है, अगर आपके कोई भाई बहन हो, कुछ पड़ोसी बच्चे हों जिनको फिज़िक्स पढ़ने की दिक्कत हो रही हो, तो इस चैनल पे पूरा कोर्स डाला जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपये नहीं खर्च करना है। उसका नोट्स भी पड़े रहेंगे, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, उनसे कह देना वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करो, सेलेक्ट हो जाओगे।